कबीर, जल्दी कॉल उठाओ वरना हमारी नौकरी भी जा सकती है। हेलो, जय हिंद सर। कब से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, तुम हो कहाँ? सॉरी सर, केस की छानबीन करने में लगा हुआ था, इसीलिए कॉल का पता ही नहीं चला। सर, यहाँ क्राइम सीन पर हमें मरे हुए लोगों के अलावा सिर्फ एक जूते का निशान मिला है। मतलब हंटर कोई गैंग नहीं, बल्कि कोई एक ही इंसान है। उसने अकेले ही इतने सारे लोगों की जान ली है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई अकेले इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है? पता नहीं सर, फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर चैटर्जी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई अकेले इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है? पता नहीं सर, फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर चैटर्जी ने तो यही बताया। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने साथ डॉक्टर चैटर्जी को लो और फौरन उनके साथ मुंबई पोर्ट पर पहुंचो। लेकिन सर, क्या हुआ? आपने ही कहा था मुझे फिलहाल इसी केस पर कंसंट्रेट करने के लिए। हाँ, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम सब छोड़कर मुंबई पोर्ट पर पहुंचो और इसके बारे में किसी और को कुछ भी मत बताना। सर, मेरी बात सुनिए। कबीर डीआईजी श्रीनिवास से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट गया और वो भागता हुआ फोरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर चैटर्जी के पास पहुंच गया। क्या हुआ कबीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? डीआईजी सर ने मुझे और आपको फिलहाल सब कुछ छोड़कर मुंबई के पोर्ट पर बुलाया है। लेकिन हुआ क्या? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बारिश बंद हो चुकी थी। आता हूँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को नहीं मिला। और जब मिला तो उनसे उनका सब कुछ छिन चुका था। तू खुद को कोई हीरो समझता है? जीवन हीरो विलन, अच्छाई बुराई, इन सारी चीजों से बढ़कर है। जरूरी नहीं कि किसी हीरो के फैसले हर बार सही हों, और जरूरी ये भी नहीं कि किसी विलन के फैसले हर किसी के लिए ही गलत हों। हम किसी को हीरो और विलन का दर्जा उन्हें उनकी नीयत के अनुरूप देते हैं, लेकिन किसी की नीयत को समझने के लिए हमें समझदार होना होगा। और परेशानी की बात यह है कि कम समझदार इंसान भी खुद को समझदार ही समझता है। जैसे कि तुम्हें लग रहा होगा तुम मेरी सारी बातें समझ रहे हो, पर शायद ये सच हो ही ना। आज अगर तुम किसी की जान बचा लो तो ये समाज तुम्हें हीरो का दर्जा दे देगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका हीरो हर रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है। अगर उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व का ये हिस्सा भी दिख जाए तो तुम तुरंत हीरो से विलेन बन जाओगे। लेकिन सच तो इससे भी गहरा हो सकता है। सच ये भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अपने लाड प्यार में अपने ही बेटे को क्रिमिनल बना दिया, और वो अब हर वक्त झूठे सबूतों के साथ उसे बचाने में लगी हो। सच कुछ भी हो सकता है, और हम उसे जान नहीं सकते। हम सिर्फ उसे जानने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैं कोई हीरो नहीं हो सकता, कभी नहीं। दिमाग खराब कर दिया है। अरे मारना है तो अभी मार और खत्म करिए खेल। इतनी आसान मौत नहीं, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली तुम्हें। तो फिर चाहते क्या हो तुम हमसे? अद्वैत ने अपनी जेब से एक वीडियो कैमरा निकालकर दगवटी के हाथ में फेंक दिया। चालू कर इसे और अपने बाप को बोल कि तू अभी जिंदा है और जिंदा रहेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तेरा बाप खुद से तेरी तलाश करेगा। दगवटी ने हड़बड़ाहट में कैमरा चालू किया। पापा, मैं जिंदा हूं, मुझे बचा लीजिए। इसने कहा है आप जब तक मेरी तलाश करते रहेंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। दगवटी के इतना बोलते ही अद्वैत ने उसके हाथ से कैमरा छीनकर उसे बंद कर दिया। फिलहाल के लिए इतना काफी है। इमरान, अब बारी तेरी है। सुल्तान तक अपना संदेश भेज। मैं कुछ भी बोल दूं उसका कोई मायने नहीं, क्योंकि तुम ये टेप मेरे भाई तक भेज ही नहीं पाओगे। वो कब, कहां और कैसे रहता है, इसके बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता। इसे मैं सुल्तान के पास नहीं, तेरे सबसे खास आदमी मुस्तफा के पास भेजूंगा। मैंने तेरे मुंबई और ठाणे में रहने वाले सारे आदमियों को खत्म कर दिया है, पर मैंने मुस्तफा को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि तुझ तक पहुंचने के लिए वो सबसे पहले उसे ही कांटेक्ट करेगा। मतलब वो तुम ही हो जिसने मुंबई ठाणे में रहने वाले हमारे सारे आदमियों को खत्म किया? मैंने पहले तुम्हें कमजोर किया ताकि तुम हड़बड़ाहट में कोई गलती करो, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने तुमसे उम्मीद की थी। चालू कर इसे
और जब तक वो खुद तेरी तलाश करेगा तभी तक तू जिंदा रहेगा। उसकी बात सुनकर इमरान ने हड़बड़ाहट में कैमरा चालू किया। भाई बचा लो मुझे, सुल्तान मुझे बचा लो, मैं अभी तक जिंदा हूं। तुम्हें ओमान से यहां आना ही होगा। मुस्तफा हमारे उस एक आदमी को छोड़कर यहां सारे के सारे आदमी मारे गए। वही मुझ तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम जब तक खुद मेरी तलाश करोगे मैं सिर्फ तब तक जिंदा रहूंगा। इमरान कैमरे पर आगे कुछ बोल पाता, तभी अद्वैत ने तलवार घुमाकर उसके हाथ पर चला दी और इमरान की 4 उंगलियां कटकर कैमरे के साथ जमीन पर गिर गई। यहाँ इस तहखाने में 2 छोटे छोटे चैम्बर हैं। अगले 3 दिन में वहाँ किसी भी वक्त तुम दोनों का खाना आ सकता है। अद्वैत ने कैमरा उठाया और वो दोबारा जाकर उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया। चैम्बर 3 दिन में सिर्फ 3 सेकंड के लिए खुलेगा। अगर तुम जागते रहोगे तो भरपेट खाने को मिल जाएगा, लेकिन अगर सो गए तो खाने के लिए फिर से वैसे ही 3 दिन इंतजार करना होगा। अद्वैत के ऊपर पहुंचते ही वो पत्थर का द्वार पूरी तरह से बंद हो गया। उसने अपने चाकू लगे घाव पर टांके पहले ही लगा दिए थे, जिसके बाद उसने मुस्तफा का नंबर डायल किया। कौन है? मुस्तफा भाई, ये मैं बोल रहा हूँ, अद्वैत। अद्वैत, तुम वहां से बच कैसे निकले? पोकर का गेम छोड़कर भागे क्यों थे? मेरी शराब में किसी ने जहर मिला दिया था। मैं उस वक्त सांस नहीं ले पा रहा था। ये उस दगुवटी ने किया होगा, लेकिन फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? पता नहीं, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि हमारे सारे आदमी मारे जा चुके थे। वहाँ उस क्रूज शिप पर नेवी और पुलिस वाले भी आ गए थे। इसीलिए मैं शिप के स्टोर रूम में छिप गया और जब शिप मुंबई पोर्ट पर आ गई तो मैं पानी में कूदकर वहाँ से भाग निकला। वो हंटर, वो इमरान भाई को ले गया। मैं उसे किसी भी तरह से ढूंढ कर रहूंगा। मुझे लगता है हंटर ठाकरे का ही कोई आदमी था। वो जो कोई भी है, अब वो मुझसे नहीं बचने वाला। सुल्तान भाई ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने इमरान भाई को ढूंढने के लिए कुछ लोग भेजे हैं जो सारे के सारे ट्रेंड किलर्स हैं। कुछ ही वक्त में मैं उस हंटर को ढूंढ निकालूंगा। अब उसके मौत की रेखाएं मेरे नाम पर लिख दी गई हैं। तू बता, तू इस वक्त कहाँ है? मैं अभी अपने घर पर ही हूँ। फिलहाल बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब मैं बुलाऊंगा फौरन मेरे सामने हाजिर हो जाना। वक्त का पहिया चल पड़ा। देखते देखते 7 दिन बीत गए और घाव भरते ही अद्वैत गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वर्सोवा बीच पर जा पहुंचा, जहां वो एक सफेद ड्रेस वाली लड़की के ठीक पीछे बैठकर ढलते हुए लाल सूरज को डूबते हुए देखने लगा। कितना खूबसूरत है ना ये डूबता हुआ लाल सूरज, लेकिन हम चाहकर भी उसे इस पल में रोक नहीं सकते। उसकी आवाज सुनकर सामने बैठी लड़की पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। अद्वैत, तुम थे कहाँ इतने दिन? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? नवल ने बताया। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? उस दिन तुम्हें, नवल और नैना को अंधेरी के बैक रोड पर ड्रॉप करने के बाद मैं अपने एक इम्पोर्टेंट काम से मुंबई सेंट्रल की ओर जा रहा था। उसी बीच एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो बोलते बोलते पीछे वाले पत्थर से उठा और आकर समायरा के ठीक बगल में बैठ गया। तुम ठीक तो हो? माफ करना, मैं अभी आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, इतना ही काफी है। समायरा ने अपने एक हाथ से अद्वैत का हाथ पकड़ा और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर वो डूबते हुए सूरज को देखने लगी। समायरा, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ। तुमने इससे पहले अपने परिवार, मेरा मतलब अपनी दीदी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती? यही कि मेरी दीदी के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे शक था कि आगे बढ़ने के लिए उन्होंने गलत रास्ते चुने। पर अब वो चली गई हैं, तो मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। जब मैं छोटा था तो एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप गुजर गए। मैंने अपना आधा बचपन अनाथालय की अंधेरी दीवारों के बीच गुजारा है। मुझे अंधेरे से डर लगता था। एक रात हॉस्टल के बच्चों ने मुझे वहां के बेसमेंट में बंद कर दिया। शुरू में मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। फिक्र मत करो, कुछ वक्त में तुम्हारा भी ये डर खत्म हो जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। जब मैं छोटी थी तो गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए मैं अपनी दीदी के साथ एक खंडहर से दिखने वाले घर में बंद हो गई थी। ओह, तुम्हारा पुराना घर गांव में था? मेरा नहीं, मेरे मामा जी का, पुणे में। ओह अच्छा,
पुणे में किस ओर? तुमने सिंहगढ़ किले के बारे में सुना है? हाँ, शायद ये वही जगह है ना जिसे तानाजी ने मुगल शासकों से जीता था। हाँ, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कल्याण मलवाड़ी नाम की एक जगह है। ये बात वहीं की है। ओह, तो फिर तुम्हें बचाया किसने? पड़ोस में ही एक दादी रहती थी, उन्हीं ने हम दोनों को बचाया, लेकिन वो अब नहीं रही। समायरा की बात सुनकर अद्वैत ने अपनी जेब में रखी हुई चाबी निकाली और उस चाबी को देखते हुए वो मन ही मन खुद से बोल पड़ा। रात अंधेरी, शाम अंधेरी, सुनसान गली और बात अधूरी। तुम, मैं एक कमरे में बंद, बचाया जिसने हो गया खत्म। पहेली का जवाब मिल चुका है, मतलब इस चाबी का ताला वहीं उसी गांव में है। वक्त में 7 दिन पहले बारिश बंद होने के बाद रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप दोबारा मुंबई पोर्ट की ओर बढ़ने लगी और पुलिस वाले अब भी पूछताछ में लगे हुए थे। आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर, तुम यहाँ? मैं तो यहाँ इस केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुमने आर्मी छोड़ दी क्या? कबीर की बात सुनकर उसके ठीक बगल में खड़े नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर बोल पड़े। 1 मिनट, इस लड़की ने मुझे बताया कि इसका नाम फिजा है, तुम इसे आर्या क्यों कह रहे हो? आर्या, ये सब क्या हो रहा है? सच सच बताओ, ये तुम्हें फिजा क्यों बोल रहे हैं? और क्या तुम एक फौजी हो? मैं कोई फौजी नहीं, बल्कि आर्मी में एक कैप्टन हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मेरे हाथ में लगा ये हैंड जिपर खोलो। कबीर ने थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो जिपर चाकू से काट दिया। इतना मजबूत हैंड जिपर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई मजबूत मेटल मिलाया गया हो। अगर ये एक नॉर्मल जिपर होता तो मैं इसे कब का खोल चुकी होती। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी चीफ मिनिस्टर डीआईजी श्रीनिवास के साथ वहां आ गए। लड़की, एक मिलिट्री कैप्टन होकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू जो कोई भी हो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे यहाँ इल्लीगल तरीके से जुआ खेलने और खिलवाने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा। चीफ मिनिस्टर की बात सुनकर उनका सेक्रेटरी उनके कान में धीरे से बोल पड़ा। सर, इस क्रूज शिप के मालिक ने यहाँ गैम्बलिंग करवाने के लिए हमें 100 करोड़ दिए थे। लेकिन वे पैसे हमारे साथ साथ दूसरे सरकारी लोगों में भी बंट गए। ये यहाँ जो नेवी का ये लेफ्टिनेंट कमांडर खड़ा है, उन पैसों का कुछ हिस्सा इसने भी खाया होगा। लेकिन बेटा मेरा गायब हुआ है, इकलौता वारिस। उससे कुछ हुआ तो चुन चुन कर सबको गोली मारूंगा। हंटर, साले तू जो कोई भी है, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। पड़ोस में रहने वाली नानी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मुझे वहां बचाने कोई नहीं आया। इसीलिए मैं खुद सुबह होते ही स्टोर रूम की ऊपर वाली खिड़की पर चढ़ता हुआ वहां से बाहर निकल आया। जीवन ऐसा ही होता है, हमें अपनी मदद खुद से ही करनी पड़ती है। मैंने एक मॉल में जॉब के लिए अप्लाई किया है, थोड़ी देर में मेरा वहां इंटरव्यू है। अद्वैत, क्या तुम मुझे वहां ड्रॉप कर दोगे? तुम्हारे फाइनल्स के एग्जाम होने वाले हैं, तुम्हें इस वक्त पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और तुमने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया है? ऐसे ही छोटा सा क्लीनिंग का काम, रोज 3-4 घंटे देने होंगे। लास्ट सेमेस्टर की फीस भरनी थी, बस उसी के लिए थोड़े पैसे जुटाने हैं, क्योंकि दीदी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने मदद करने के लिए बोल दिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। अद्वैत, हमें अब चलना चाहिए, सूरज ढल चुका है और इंटरव्यू का भी वक्त हो गया है। समायरा असहज भरी मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई और अद्वैत पत्थर पर बैठा उसे देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी उठा और अपनी गाड़ी से समायरा को इन्फिनिटी मॉल ड्रॉप करने के बाद वो मुंबई सेंट्रल के एक सुनसान से रास्ते पर जा पहुंचा। वक्त आ गया है असली खेल शुरू करने का। अद्वैत ने अपने सामने एक छोटी सी स्क्रीन लगा रखी थी, जिस पर गाड़ी के बैक व्यू को देखते हुए उसने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को चलाना शुरू किया। रिमोट को चलाते ही गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ ड्रोन हवा में उड़ने लगा और थोड़ी देर तक शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए वो ड्रोन खिड़की के रास्ते एक बिल्डिंग के अंदर जा घुसा। डीआईजी सर, यहाँ जल्दी आइए। कबीर की चीखती हुई आवाज सुनकर चीफ मिनिस्टर के साथ साथ सारे लोग उस कैबिन में आ गए। तुमने गोली क्यों चलाई? सर, ये ड्रोन इस खिड़की से अंदर घुस आया। मुझे लगा इसमें कोई खतरे वाली चीज होगी, लेकिन इसमें तो बस एक पेन ड्राइव है। पुलिस हेडक्वार्टर में होकर तुम सभी एक ड्रोन को अंदर घुसने से नहीं रोक पा रहे। चेक करो पेन ड्राइव में क्या है। सर, उसके लिए हमें राघव को बुलाना होगा। अब ये राघव कौन है? सर, वो साइबर एक्सपर्ट है।
अक्सर इस तरह की पेन ड्राइव सिस्टम को हैक करने के लिए बनाई जाती हैं। जो करना है जल्दी कर। 7 दिन बीत चुके हैं, 500 लोग राणा की तलाश में लगे हुए हैं, पर अभी तक मेरे बेटे का कुछ भी पता नहीं चला। और वो लड़की, कबीर तुम कह रहे हो उसका नाम आर्या है और वो खुद को फिजा बता रही है। पता करो साली कौन है। चीफ मिनिस्टर चीखे जा रहा था, तभी भागता हुआ उनका सेक्रेटरी उनके कान में बोला, सर, मिलिट्री के मेजर जनरल और रॉ सीक्रेट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर आपसे मिलने आए हैं। मुझे लगता है वो लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट है। सेक्रेटरी की बात सुनकर चीफ मिनिस्टर फौरन वहां से निकल गए। अद्वैत ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मरीन ड्राइव की ओर बढ़ते हुए उसने एक दूसरे फोन से मुस्तफा का नंबर डायल किया। कौन बोल रहा है? कैसे हो मुस्तफा, पहचाना मुझे? हंटर, तो ये तू है? मुझे पता था तू मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। छोड़ दे इमरान भाई को और गायब हो जा इस दुनिया से हमेशा के लिए, क्योंकि अगर गलती से भी तू मेरे सामने आ गया तो मैं तेरी जिंदगी ऐसी बना दूंगा कि तू मौत के लिए भी तरसेगा। क्रूज शिप पर जो कुछ हुआ, सुल्तान को इसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। चल गया है, और उन्होंने तुझे खत्म करने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग भी भेज दिए। इस बार गोली नहीं मारूंगा तुझे, तू मुझे जिंदा चाहिए। धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर तुझे मारना है। अगर तू इमरान को जिंदा चाहता है तो आजा ताज होटल के सामने। मेरे पास सुल्तान के लिए एक संदेश है और ये संदेश तुझे ताज होटल के सामने वाले गुलदस्ते में मिल जाएगा। जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाईजान बेमौत मारे जाएं। अद्वैत ने आगे बिना कुछ बोले फोन रख दिया और उसकी गाड़ी सीधा मरीन ड्राइव के सामने जा रुकी। लेकिन वहां रुकते ही उसके दूसरे फोन की घंटी बजी। हेलो अद्वैत, तुम कहाँ हो? मुस्तफा भाई, मैं तो अपने घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? हंटर ने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे मरीन ड्राइव के सामने वाले ताज होटल के सामने बुलाया है। मुझे वहां आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम फौरन अपनी गन लेकर वहां पहुंचो। भाई, मेरी गन तो वहीं उसी क्रूज शिप पर ही खो गई। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वहां किसी पर शक हो तो तुम सिर्फ उसका पीछा करना। मुझे वो जिंदा चाहिए। ठीक है भाई। मुस्तफा ने जैसे ही फोन काटा, अद्वैत सिर पर टोपी लगाकर गाड़ी से बाहर निकल गया और उसने एक छोटी सी पेन ड्राइव सीसीटीवी कैमरे की नजरों से बचते हुए दूर से ही होटल के सामने वाले गुलदस्ते में फेंक दी। सुल्तान, अब तू मुझसे ज्यादा वक्त तक छिप नहीं सकता। तुझे अपने भाई को बचाने के लिए वापस लौट कर आना ही होगा। पेन ड्राइव को गुलदस्ते में फेंकने के बाद अद्वैत आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी और नकली बाल जैसे ही लगाए, 5-6 BMW गाड़ियां उसकी टैक्सी के सामने आ रुकी। अद्वैत, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या तुमने यहाँ कोई ऐसी गाड़ी या फिर किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पर तुम्हें शक हो? मुस्तफा अपने सारे आदमियों के साथ गाड़ी से निकलता हुआ अद्वैत के सामने पहुंच गया। मुस्तफा भाई, ट्रैफिक की वजह से मुझे भी यहाँ आने में देर हो गई। मतलब वो दोबारा हमारे हाथों से बच निकला? नहीं छोड़ूंगा उसे। मुस्तफा के साथ इस वक्त करीब 20-21 लंबे चौड़े आदमी थे। वो उन सभी को लेकर ताज होटल के ठीक सामने पहुंच गया और उन सब ने वहां लगे गुलदस्तों की जांच करनी शुरू कर दी। तभी उस होटल का एक गार्ड भागते हुए उसके पास आ गया। मुस्तफा सर, आप, काफी वक्त के बाद आपको यहाँ देख रहा हूँ। कौन है तू? लगता है आप मुझे भूल गए। ताज होटल में आपकी टेबल हमेशा मैं ही बुक कराता था, लेकिन आपने यहाँ आना छोड़ क्यों दिया? मुस्तफा ने अचानक अपनी जैकेट से गन निकाली और उसने गार्ड की खोपड़ी में गोली दाग दी। देख नहीं रहा मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ? भाईजान, यहाँ पर एक पेन ड्राइव है। सुल्तान के आदमी ने पेन ड्राइव उठाकर मुस्तफा के हाथ में रख दी। पेन ड्राइव मिल गई, मतलब वो जरूर यहाँ आया था। फौरन सुल्तान भाई के बंगलों पर चलो। अगर मैंने देर की तो इमरान भाई की जान को खतरा हो सकता है। इस पेन ड्राइव में क्या है ये तो वहीं चलकर पता चलेगा। मुस्तफा की बात सुनकर अद्वैत के साथ साथ बाकी सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए और आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद वे सभी गोरेगांव फिल्म सिटी के पीछे जा पहुंचे, जहां सुल्तान के विशालकाय बंगलों पर उसके ढेर सारे नए आदमी पहले से ही मौजूद थे। रिजवान, इस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है उसे टीवी स्क्रीन पर लगाओ। रिजवान एक 7 फीट लंबा बिल्कुल दानव समान आदमी था जिसे सुल्तान ने हंटर को मारने के लिए ओमान से यहां भेजा था।
उसने मुस्तफा के हाथ से पेन ड्राइव ली और इसे टीवी से कनेक्ट कर दिया। भाई बचा लो मुझे, सुल्तान मुझे बचा लो, मैं अब भी जिंदा हूँ। तुम्हें ओमान से यहाँ आना ही होगा। मुस्तफा, हमारे उस एक आदमी को छोड़कर यहाँ सारे के सारे आदमी मारे गए। वही मुझ तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुम जब तक मेरी तलाश करोगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। फिर से वीडियो प्ले करो। रिजवान ने मुस्तफा के गुस्से को देखकर वो वीडियो फिर से प्ले की। उस वीडियो को देखते हुए मुस्तफा का चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर होने लगा। हंटर, तू हमें ललकार रहा है। अब तुझे पता चलेगा कि तेरा मुकाबला किससे होने वाला है। उसने अपनी सिगार जलाई और उस वीडियो को बार बार देखते हुए वो उसका कश लेने लगा। मुस्तफा भाई, आप हंटर के भेजे हुए इस वीडियो को सुल्तान भाई तक कैसे भेजेंगे? अभी 7:30 बजे हैं। उन्होंने कहा था 8 बजे वो खुद मुझे कॉल करेंगे। इस वीडियो के हिसाब से तो इमरान भाई की खोज सुल्तान भाई को खुद करनी होगी। मतलब उन्हें ओमान से यहाँ वापस लौटकर आना होगा। आएंगे, वो जरूर आएंगे। उनका यहाँ वापस आने का वक्त आ गया। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद वो यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मुस्तफा अपनी जगह से उठा और वो सिगार पीता हुआ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ उस कमरे से बाहर निकला और सिगार को फेंककर वो बैकयार्ड में चला गया, जहां तेज धधकती हुई आग जल रही थी। हंटर, तेरा काल चक्र चल पड़ा है। अब तेरा भगवान भी अगर तुझे बचाने की कोशिश करेगा तो मैं इस कुल्हाड़ी से तेरे भगवान के भी चीथड़े कर दूंगा। तूने सुल्तान भाई को ललकारा है। तेरी मौत आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मैं तुझे धीरे धीरे करके ऐसी मौत दूंगा कि तुझे मरता हुआ देखकर तेरे मृत्युदेव भी कांप उठेंगे। आसमान में बादल गरजने लगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और मुस्तफा कुल्हाड़ी को बाहर रखी लकड़ियों पर बार बार पटकने लगा। और फिर 8 बजते ही उसके मोबाइल की घंटी बजी, जिसे स्पीकर पर रखने के बाद वो हॉल में चला गया। जी भाईजान। मुस्तफा, इमरान भाई के बारे में कोई खबर मिली? भाईजान, हंटर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। क्या है वो मैसेज? असल में वो एक वीडियो है, लेकिन मैं उसे आपके प्राइवेट नंबर पर भेज नहीं सकता। खालिद, मुस्तफा को अपने नंबर से मैसेज करो। जी भाई। और मुस्तफा, तुम फौरन वो वीडियो मेरे आदमी के नंबर पर भेजो। मुस्तफा ने कॉल पर रहते हुए खालिद के मोबाइल पर इमरान का वीडियो देखा, जिसे देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। मुस्तफा, आ रहा हूँ मैं अपने पूरे काफिले को लेकर हिंदुस्तान वापस। तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि अब उस हंटर की मौत मेरे हाथों निश्चित है। मैं अगले 4 से 5 घंटों में ओमान से मुंबई पहुंच जाऊंगा। तुम सभी अपने अपने हथियार निकाल लो, अब खून की नदियां बहेंगी। एक ओर सुल्तान ने फोन काटा और दूसरी ओर मुस्तफा के भी सीने में उमड़ता हुआ ज्वालामुखी फूट पड़ा। सुन लिया ना तुम सभी ने? तैयारियां शुरू कर दो। मुंबई को खून के लाल रंग में रंगने का वक्त आ गया है। अब जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा, हम उसे गोलियों से नहीं बल्कि तलवार और कुल्हाड़ी से काट काट कर मारेंगे। सुल्तान, इस घड़ी का इंतजार मैंने सालों से किया है। तूने मेरे अंदर जो चिंगारी जलाई थी, उसके धधकने का वक्त आ गया है। तू जिएगा या मरेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। तेरे जीवन की रेखा अब मेरे हाथ में है। अद्वैत मन ही मन खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन की ओर नजरें घुमाई तो पाया ये समायरा के नंबर से आया हुआ कॉल था। मुस्तफा भाई, सुल्तान भाईजान को यहाँ आने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनके आने से पहले यहाँ लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन देर मत करना, क्योंकि अभी लंबी तैयारियां करनी है। अद्वैत मुड़ा और अपने फोन पर समायरा का नंबर डायल करते हुए वो वहां से निकल गया। लेकिन उसके बाहर निकलते ही मुस्तफा ने अपने सारे आदमियों को उस हॉल में इकट्ठा कर लिया। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। इमरान भाई ने हमें जो वीडियो भेजी थी, उसमें एक सीक्रेट मैसेज छिपा हुआ था, जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं समझ सकता, ना तुम सभी और ना वो ही हंटर। हमें उस खुफिया संदेश के ही हिसाब से चलना है। उसी के जरिए हम हंटर तक पहुंचेंगे। अद्वैत बंगले से बाहर निकल चुका है। रिजवान, तुम हमारे कुछ आदमियों के साथ उसका पीछा करो, लेकिन याद रहे, इस बात की अद्वैत को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सही हूं
तो हंटर जल्द ही हमारे सामने होगा। समायरा, तुमने मुझे कॉल किया था? मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि कल से मैं रोज काम पर चली जाऊंगी। सुनो, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम इन्फिनिटी मॉल के बाहर रुको, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं गाड़ी लेकर निकल गया हूँ, मुझे बस आधा घंटा लगेगा, कहीं मत जाना। अद्वैत ने फोन रखा और वो अपनी गाड़ी लेकर इन्फिनिटी मॉल की ओर बढ़ने लगा। उसके थोड़ी दूर बढ़ते ही तो BMW कार सुल्तान के बंगलों से बाहर निकली, जिसने बहुत ही खामोशी के साथ उसकी टैक्सी का पीछा करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में वे सभी इन्फिनिटी मॉल के सामने जा पहुंचे। मुस्तफा भाई, वो एक लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाकर यहाँ से निकल रहा है। पीछा करो उसका और ये भी पता करो कि वो लड़की कौन है। ठीक है भाईजान। मुस्तफा ने फोन रखा, जिसके बाद उसके आदमी फिर से अद्वैत की टैक्सी का पीछा करने लगे और थोड़ी ही देर में उन सभी की गाड़ी समायरा के हॉस्टल के सामने जा रुकी। अद्वैत, यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। संभल कर घर जाना, बारिश बहुत तेज हो रही है, ख्याल रखना अपना। फिक्र मत करो, जल्द ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। काश हम पहले मिले होते। गेट के सामने खड़ी समायरा बारिश में भीगते हुए अद्वैत को देखती जा रही थी और गाड़ी में बैठा अद्वैत उसे देखता जा रहा था। समायरा मानो कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी अद्वैत ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो ड्राइव करता हुआ मालाबार हिल्स की ओर निकल गया। उसके पीछे पीछे सुल्तान के भी आदमी आगे बढ़ने लगे और थोड़ी ही देर में वो सभी अद्वैत के विशालकाय बंगलों के सामने जा पहुंचे, जो लंबे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। ये इतना बड़ा बंगलो किसका है और ये अद्वैत आखिर यहाँ कर क्या रहा है? हमें सच का पता लगाना ही होगा। रिजवान और उसके साथियों ने लगातार अपनी नजरें उस बंगलों के ऊपर गड़ा रखी थीं। देखते देखते 4 घंटे बीत गए। तभी अद्वैत अपने दोनों हाथ में हंटर तलवार लेकर बाहर निकला, जिसे देखकर पेड़ों के पीछे छुपे हुए सुल्तान के आदमियों की धड़कनें गोली की रफ्तार से दौड़ने लगी और रिजवान ने फौरन उस तलवार की फोटो खींचकर मुस्तफा को भेज दी। ये तो बिल्कुल वैसी ही तलवार है जिसने मेरे इतने आदमियों की जान ली, यानी अद्वैत ही हंटर है। सुल्तान, जल्द ही तू और मैं आमने सामने होंगे। उम्मीद है तू मुझे भूला नहीं होगा, और अगर भूल भी गया तो ये रात तुझे सब कुछ याद दिला देगी। आ रहा हूं मैं, क्योंकि तेरा अंत नजदीक है। अद्वैत ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो उस मूसलाधार बारिश में अपनी पूरी रफ्तार के साथ सुल्तान के बंगलों की ओर निकल गया। इस वक्त अतीत के पन्ने उसके दिमाग में लगातार पलटते जा रहे थे और थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद उसने अपनी टैक्सी बंगलों के पास वाली झाड़ियों के बीच रोक दी। रात के 2 बज रहे थे। अद्वैत अपनी पीठ पर तलवार खोसे सुल्तान के आने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उसके फोन पर मुस्तफा का कॉल आ गया। हेलो अद्वैत, तुम कहाँ हो? सुल्तान भाई का काफिला मुंबई पहुंच चुका है, वे थोड़ी देर में हमारे बंगलों पर आ जाएंगे। मैं रास्ते में हूँ, मुझे आने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुस्तफा ने फोन काटा ही था कि तभी एक मर्सिडीज और 5 BMW गाड़ियां बहुत ही तेजी के साथ सुल्तान के बंगले में घुस गई, जिसे देखकर अद्वैत ने भी अपनी टैक्सी दोबारा से स्टार्ट कर ली। सुल्तान, तो आखिरकार तुम आ ही गए, लेकिन तुम्हारा काफिला तो बहुत छोटा निकला। उम्मीद है तुम डरोगे नहीं, उम्मीद है तुम पीछे भी नहीं हटोगे, क्योंकि ये इंतकाम की रात अगर मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। अद्वैत ने अपने चेहरे पर हंटर मास्क पहना और टैक्सी पूरी रफ्तार में चलाते हुए वो गेट को तोड़ता हुआ बंगलों के गार्डन में पहुंच गया। सुल्तान, बाहर निकल, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अद्वैत की चीख सुनते ही वहां चारों ओर लाइट्स जल गईं और मुस्तफा एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में मशीन गन लेकर मुस्कुराते हुए बंगले की चौखट पर बैठ गया। हंटर, तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसने हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी और उन गोलियों की आवाज सुनकर 100 से भी ज्यादा आदमियों ने टैक्सी को चारों ओर से घेर लिया। कुल 111 आदमी हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड लिए तुम्हारा शिकार करने को तैयार हैं। तुम खुद को हंटर कहते हो। आज मैं भी देखना चाहूंगा कि तू अकेला इन सब का शिकार करेगा या खुद इनका शिकार हो जाएगा।
हमला करो, लेकिन याद रहे ये सुल्तान भाई को जिंदा चाहिए। मुस्तफा का हुक्म पाते ही सुल्तान के सारे आदमियों ने अद्वैत की टैक्सी पर अलग अलग तरह के हथियार पटकने शुरू कर दिए और कुछ ही देर में टैक्सी पूरी तरह से टूट फूट गई, जिसे देखकर अद्वैत ने आंखें बंद कर लीं। अंदर सिर्फ एक मर्सिडीज और 5 BMW गाड़ियां घुसी। फिर यहाँ सुल्तान ने इतने आदमियों को कैसे इकट्ठा कर लिया? मतलब वो पहले से ही तैयार बैठा था। मुझे कुछ करना होगा। यहाँ तक आकर मैं अब पीछे नहीं हट सकता। उसने आंखें खोलकर गाड़ी में लगे तीनों लाल बटन दबा दिए और उसकी टैक्सी ने चारों दिशाओं से गोलियां उगलनी शुरू कर दी। सुल्तान, मुझे पता है तू अंदर ही छिपा है, बाहर निकल। टैक्सी से निकलने वाली अंतहीन गोलियों से बचते हुए सुल्तान के आदमी इधर उधर भागने लगे, लेकिन आगे खड़े लोगों को गोलियों ने छलनी कर दिया। हंटर, 50-60 लोगों को मारने के लिए ये चाल अच्छी थी, लेकिन सुल्तान भाईजान तक पहुंचने के लिए इतना काफी नहीं होगा। जो कोई भी इसे जिंदा पकड़कर मेरे कदमों में लाएगा उसे मुंह बोली कीमत मिलेगी। 20 करोड़, 30 करोड़, 40-50, जितना मांगोगे उतना। अद्वैत गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़कर उसके इंजन पर आ खड़ा हुआ। मुस्तफा, ये लड़ाई मेरे और सुल्तान के बीच है। बेहतर होता तुम इससे दूर हो जाते, पर अब क्योंकि तुमने इसमें दखल अंदाजी कर दी है तो सुल्तान से पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। बातें बहुत हो गई, अब शिकारी को अपना शिकार बनाने का वक्त आ गया है। सुल्तान का एक आदमी दौड़ते हुए अद्वैत की गाड़ी पर चढ़ गया। उसने अद्वैत के पैर पर अपनी तलवार चला दी। अद्वैत एक कदम पीछे हटा और उसने अपनी दोनों तलवार उसके पेट में घुसेड़कर उसे हवा में उठा लिया। जिसने सालों तक सिर्फ तलवारों से ही बातें की हों, उस पर उसके ही हथियार से हमला नहीं करते। अद्वैत ने पूरी ताकत के साथ अपने दोनों हाथों को खोल दिया और हाथ खोलते ही उसकी हंटर तलवार ने हवा में टंगे उस आदमी का पेट दोनों ओर से चीर फाड़ डाला। आ जाओ, ये खेल यही खत्म करें। सुल्तान के 4-5 आदमी उसकी ललकार सुनकर दौड़ते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और अद्वैत ने पलक झपकते ही उनके शरीर का अंग अंग काट दिया। लेकिन छलांग लगाते हुए उसने जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखे, एक गोली हवा को चीरते हुए उसके हाथ के जोड़ों में जा घुसी और एक तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। हंटर, माफ करना, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? दूर से आती उस आवाज को सुनकर अद्वैत के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत मुड़कर मुस्तफा की ओर देखने लगा, जिसके ठीक पीछे हाथ में गन पकड़े एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। सुल्तान, आखिर तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। उसे देखकर एकाएक अद्वैत की नसों में खून का बहाव तेज हो गया। उसने जमीन पर गिरी हुई अपनी तलवार उठाई और दोनों तलवारों के हैंडल को एक दूसरे से जोड़ दिया। काश ये रात कभी खत्म ना हो और मैं अनंत काल तक तुम सबके टुकड़े करता जाऊं। आओ और सामना करो मेरा। अद्वैत तुरंत चीखते हुए उसके 2 मुही तलवार को लेकर सुल्तान के आदमियों के बीच पहुंच गया और उसने वो तलवार बिल्कुल किसी लाठी की तरह हवा में घुमानी शुरू कर दी। सुल्तान के जितने भी आदमी उसके पास आने की कोशिश करते गए, वो 2 मुहा तलवार उनके अंग अंग काटती पीटती जाती, जिसे देखकर सुल्तान गुस्से से बौखला उठा। रिजवान, खोल दो उसे। हंटर, अब तेरा सामना असली शिकारी से होने जा रहा है, तैयार हो जा। सुल्तान की बात सुनकर उसके जिंदा बचे 30-40 आदमी अद्वैत से दूर हट गए और रिजवान ने वहां खड़ी एक बड़ी सी ट्रक का दरवाजा खोल दिया, जिसके खुलते ही एक 9 फीट लंबा साइबेरियन बाघ दौड़ते हुए बाहर निकल आया। साइबेरियन, इसे मारना मत, ये हमें जिंदा चाहिए, क्योंकि यही हमें इमरान भाई तक लेकर जाएगा। सुल्तान की बात सुनकर बाघ ने अपने लंबे दांत बाहर निकाल लिए और वो दहाड़ता हुआ अद्वैत की ओर दौड़ पड़ा। अद्वैत ने भी जमीन पर अपने पांव गड़ाए और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। अद्वैत ने छलांग लगाते हुए 2 मुहा तलवार उस बाघ पर चला दी और उस बाघ ने भी लंबी छलांग लगाते हुए अपना पंजा अद्वैत की जांघ पर दे मारा और दोनों ही लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। हाँ साइबेरियन, बिल्कुल इसी तरह से हमला करना है, भूलना मत, वो मुझे जिंदा चाहिए। चोट लगने की वजह से वो साइबेरियन बेहद ही गुस्से में आ गया
उसने दहाड़ते हुए अपने बगल में ही खड़े सुल्तान के एक आदमी का गला पकड़ लिया और उसे अपने जबड़े में पकड़कर वो अद्वैत के इर्द गिर्द लड़खड़ाते हुए गोल गोल घूमने लगा। साइबेरियन, दूसरे पैर पर हमला करो, अपाहिज कर दो उसको, ताकि वो लड़ाई तो दूर खड़ा होने के भी काबिल ना बचे। सुल्तान का हुक्म पाते ही वो साइबेरियन बाघ जबड़ा खोलकर अद्वैत की ओर दौड़ा। अद्वैत ने तुरंत घुटने के बल स्लाइड करते हुए एक ग्रेनेड उसके मुंह में फेंक दिया, जिसका धमाका करते ही उस बाघ का सिर फटकर तिनकों में बिखर गया। साले, ये तूने क्या किया? तू अब नहीं बचेगा। सुल्तान ने अपनी गन लोड की और वो अद्वैत को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अद्वैत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो दो मुहा तलवार बिल्कुल किसी भाले की तरह सुल्तान की ओर फेंक दी, जो उसके सीने को चीरते हुए पीठ से बाहर निकल गई और सुल्तान अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ये मैंने क्या किया? मैंने इसे इतनी आसान मौत क्यों दी? नहीं, मुझे ये नहीं करना था। मुझे उसे तड़पाना था, उसे तड़पा कर अनंत काल के लिए मारना था। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? एक और अद्वैत सुल्तान को मारने के लिए खुद को कोसता जा रहा था। दूसरी तरफ मुस्तफा, जो अब तक जमीन पर बैठा हुआ था, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने सुल्तान की पीठ पर पैर रखकर तलवार बाहर खींच ली और वो उसे गुस्से से पूरी ताकत के साथ बार बार सुल्तान की गर्दन पर पटकने लगा। साले, तुझे बोला था ना, बस एक गोली मारने के लिए, तू दूसरी गोली मारने के लिए आगे क्यों बढ़ा? वो मेरा शिकार है और वो मुझे जिंदा ही चाहिए। मुस्तफा के इस रवैये को देखकर अद्वैत को कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम ये क्या कर रहे हो? अद्वैत, तुम्हारा ये हंटर वाला रूप मुझे पसंद आया, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुझे जिंदा छोड़ूं या अभी खत्म कर दूं। रुक जा, मेरे पास तेरे लिए एक तोहफा है। मुस्तफा ने बंगले का मुख्य द्वार खोला और वो एक बिल्कुल नग्न लड़की के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए सीढ़ियों के पास ले आया। ध्यान से देख इस चेहरे को, पहचाना इसे? अद्वैत की नजरें जब उस लड़की के चेहरे पर गईं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अक्रिया की छोटी बहन समायरा थी, जिसके नंगे बदन पर मुस्तफा अपने हाथ फेरे जा रहा था। कमीने, दूर हट उससे! अद्वैत तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ समायरा की ओर दौड़ा और मुस्तफा ने वो तलवार समायरा की गर्दन पर रख दी। वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे और बढ़ाया तो मुझे इसकी गर्दन काटने में एक पल भी नहीं लगेगा। मुस्तफा की चीख सुनकर अद्वैत के कदम वहीं रुक गए। तभी पीछे से एक लोहे की रॉड उसके सिर पर आ लगी, जिसके लगते ही वो सीधा अपने मुंह के बल गिर गया और उसके सिर से लाल गाढ़ा खून निकलने लगा। ध्यान से देख इस वीडियो को, जो तूने पेन ड्राइव के जरिए मेरे पास भेजा था। भाई बचा लो मुझे, सुल्तान मुझे बचा लो, मैं अब भी जिंदा हूँ। तुम्हें ओमान से यहाँ आना ही होगा। मुस्तफा, हमारे उस एक आदमी को छोड़कर यहाँ सारे के सारे आदमी मारे गए। वही मुझ तक पहुँचने में तुम्हारी मदद करेगा। इमरान ने कहा कि मुस्तफा यानी हमारे उस एक आदमी को छोड़कर यहाँ के सारे लोग मारे गए। उसने ये भी कहा कि उस तक पहुंचने में मुस्तफा यानी हमारा इकलौता जिंदा बचा आदमी उसके भाई की मदद करेगा। लेकिन मुस्तफा यहाँ सुल्तान भाई की मदद कैसे करेगा? वो तो पहले से ही ओमान में था। नहीं समझा? जिसे तू मुस्तफा समझ रहा था, असली सुल्तान वही है। अब भी नहीं समझा? मैंने हिंदुस्तान में रहकर पिछले 20 सालों में इतने लोगों की जान ली कि मेरे दुश्मन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। मुझे मजबूरन ये देश छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। हर कोई मेरी पहचान से वाकिफ हो गया था, इसीलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से मुस्तफा को सुल्तान और सुल्तान को मुस्तफा बना दिया, ताकि मैं जहां चाहूं वहां जा सकूं और कोई चाहकर भी मुझे पहचान न सके। देख, इधर देख, तेरी माशूका अब भी मेरे साथ है। मुस्तफा समायरा की छाती जोर जोर से चूमने लगा और समायरा के अधमरे शरीर से कहार आने लगी। देख देख, ये नन्ही सी जान कैसे दर्द से तड़पती जा रही है। अरे कोई तो इसे बचा लो। छोड़ दो उसे। बचाना चाहता है इसे
तो बता, आखिर कौन है तू और तू ये सब क्यों कर रहा है? दिव्या, दिव्या दरवाजा खोलो। 2 मिनट रुकिए, अभी आई। सुनो, फौरन दरवाजा खोलो। फौज से वापस आने के बाद इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर ने 1 महीने तक आराम करने के लिए कहा है, लेकिन इन्हें समझाए कौन? वे लोग आ रहे, जल्दी करो। दिव्या जो इस वक्त किचन में खाना परोस रही थी, उसने अपने हांफते हुए पति की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। रणवीर, आप थे कहाँ? कौन लोग आ रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन गया था ताकि हमें हमारी सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस वाले मिल जाएं, लेकिन वे साले सब खाली होने के बाद भी व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। फौरन घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। आपके पैर से दोबारा खून कैसे निकलने लगा? और कौन लोग आ रहे हैं? अद्वैत कहाँ है? आपका बेटा आपका इंतजार करते हुए भूखा ही सो गया। आज उसका जन्मदिन है। अभी बातों के लिए वक्त नहीं है। सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करो। अद्वैत के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और वो लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए बहुत ही तेजी के साथ सामने वाले कमरे में घुस गए। अद्वैत, अद्वैत बेटा उठ जाओ, देखो पापा आ गए। अद्वैत जो गहरी नींद में सो रहा था, पापा की आवाज सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और उसने जोर से रणवीर को गले लगा लिया। पापा, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बेटा, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना? पापा तुम्हारे लिए केक लाने गए थे। आज तुम 6 साल के हो गए। पर केक कहाँ है? केक किचन में है, लेकिन केक काटने से पहले क्या हम लुक्का छुपी खेलें? सिर्फ 2 लोग? 2 लोगों में तो हाइड एंड सीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने और भी लोगों को बुलाया है, वे आते ही होंगे। तुम तब तक छिप जाओ और कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ ना बोलना और ना ही बाहर निकलना। लेकिन मैं छिपूंगा कहाँ? रणवीर ने अद्वैत को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर को पलटकर उसने बेड का स्टोरेज एरिया खोल दिया। आज तुम यहाँ छिपोगे। अद्वैत को बेड के स्टोरेज एरिया में लिटाकर रणवीर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने उसके ऊपर गद्दे बिछा दिए। कैप्टन, कैप्टन दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल। बाहर से आ रही चीखती हुई आवाज को सुनकर दिव्या भागते हुए अद्वैत के कमरे में आ गई। रणवीर, कौन है वो लोग? उनके हाथों में कसाईयों वाला गंडासा और लंबी लंबी तलवारें हैं। वो आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्हें बोल दो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये तुम बच्चों की तरह हंस क्यों रहे हो? यह सुल्तान है और उसके आदमी हैं। मैंने बॉर्डर पर जिन आतंकियों को मारा था, ये उन्हीं का रिश्तेदार है। अब हम कुछ भी करके यहाँ से भाग नहीं सकते। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है, इसीलिए मैंने अद्वैत को बेड के स्टोरेज एरिया में छिपा दिया। अगर अद्वैत ने हमारी डरी हुई आवाज सुनकर बाहर निकलने की कोशिश की तो वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। रणवीर ने अपनी हैंडगन उठाई और उसने दिव्या को जोर से गले लगा लिया। पापा, पापा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अंधेरे से दोस्ती कर लेना, फिर वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। सुनो अद्वैत, वे लोग आ गए हैं। अब कुछ भी हो जाए तुम कुछ नहीं बोलोगे, वरना हम हार जाएंगे। ओके पापा। रणवीर ने अपनी गन लोड की और वो हॉल में पहुंच गया। लगता है तुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे अंदर आना ही पड़ेगा। तोड़ दो इस दरवाजे को। सुल्तान का हुक्म पाते ही उसके 7-8 आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसे, रणवीर ने उन सबकी खोपड़ी गोलियों से उड़ा दी। सुल्तान, वापस लौट जाओ, वरना मेरी ये गन तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। 7-8 लोगों को मारकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कैप्टन, क्योंकि तेरी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। सुल्तान ने अपने हाथ में एक लंबा सा गंडासा पकड़ रखा था, जिसे उसने घुमाकर रणवीर के पैर पर कुछ इस तरह मारा कि रणवीर का दूसरा पैर भी कटकर जमीन पर गिर गया। रणवीर, तुम ठीक तो हो? क्या माल है। पति लंगड़ा घोड़ा और पत्नी दरियाई घोड़ी। दिव्या, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था ना, डरना नहीं है। मैं जा रहा हूँ किचन में छिपने, देखता हूँ तुम सब मुझे कैसे ढूंढते हो। मौत को इतने करीब से देखकर सटिया गया क्या कैप्टन?
तूने बॉर्डर पर रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों की जान ली है। तूने हमारी भाभी जानों को विधवा बनाया। अब देख तेरी वाली का क्या होता है। पकड़ लो इसे। सुल्तान के एक इशारे पर इमरान और उसके बाकी सारे साथियों ने रणवीर को दबोच लिया और एक ही झटके में सुल्तान ने दिव्या के सारे कपड़े फाड़ दिए। देखता हूं आज इस साली वैश्या को कौन बचाता है। उसने अपने मजबूत हाथ से दिव्या के बालों को पकड़ लिया, जिसके बाद वो उसे घसीटता हुआ अद्वैत के कमरे में लेकर चला गया। और बारी बारी से सुल्तान के दूसरे आदमी भी उस कमरे में तब तक जाते रहे जब तक कि दिव्या ने उसी बिस्तर पर अपने प्राण नहीं त्याग दिए, जिसके अंदर 6 साल का अद्वैत अब भी छिपा हुआ था। क्या चीज थी यार। कैप्टन ये तो गई साली। अब तेरी बारी है। सुल्तान ने अपना भारी भरकम गंडासा उठाया और वो उसे बिना कुछ सोचे पूरी ताकत के साथ रणवीर की छाती पर पटकने लगा। काश तू जिंदा हो जाए और मैं तुझे अनंत काल तक मारता रहूं। उठ कैप्टन, दिखा तुझ में कितनी ताकत है। उठ जा। वो बार बार लगातार रणवीर के शरीर पर गंडासा पटकता गया, तब तक जब तक रणवीर के शरीर का हर एक हिस्सा कटकर हजारों हिस्सों में विभाजित नहीं हो गया। जाकर देख। उठा साले इस हंटर को। देख जिंदा है या मर गया। भाई, लोहे की रॉड लगने से ये साला नहीं मरने वाला। उठ बे, बता इमरान भाई कहाँ है? लगता है हमारी आवाज सुनकर ये उठने वाला नहीं है। इसे इसकी माशूका की आवाज ही सुनानी पड़ेगी। सुल्तान ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और वो अपने गर्म शरीर को शांत करने के लिए समायरा के ऊपर आ गया। समायरा जोर जोर से चीखने लगी और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर अद्वैत की उंगलियां फिर से हिलने लगी और वो हांफते हुए उठने की कोशिश करने लगा। अद्वैत देख इसे। अगर इसे जिंदा चाहता है तो बता कौन है तू और चाहता क्या है मुझसे। बता मेरा भाई इमरान कहाँ है, वरना मेरे बाद मेरे ये सारे आदमी मिलकर इसे जिंदा नोच खाएंगे। दूर हट उसके पास से। मैंने कहा दूर हट उसके पास से। अद्वैत ने एकाएक रिजवान के हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और वो सुल्तान की ओर दौड़ पड़ा। साले, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। सुल्तान ने भी तुरंत जमीन पर पड़ी हुई हंटर स्वॉर्ड उठाई और उसने पलक झपकते ही समायरा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। देख अपनी लापरवाही का नतीजा। अब इसकी तरह तू भी मरेगा। समायरा का गला कटते ही अद्वैत के कदम पत्थर की तरह जम गए और रिजवान दौड़ता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। अद्वैत, तूने मेरे अंदर छिपे जानवर को फिर से जगा दिया। यही हश्र हुआ है हर उसका जिसने मुझसे टकराने की कोशिश की है। आजा, मैं भी देखता हूं कि तुझ में कितनी ताकत है। रिजवान, पकड़ कर लाओ इसे। इससे पहले रिजवान उसे पकड़ पाता, अद्वैत ने कुल्हाड़ी घुमाकर उसके पैरों के बीच चला दी, जो रिजवान के प्राइवेट पार्ट को चीरते हुए उसके सीने तक पहुंच गया। लगता है तू आज मरे बिना मानेगा नहीं। सुल्तान ने जमीन पर पड़ी हुई गन उठाई और उसने गोली अद्वैत के पैर पर दे मारी। अद्वैत तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और हवाएं अचानक दुगनी रफ्तार में चलने लगी। बता मेरा भाई कहाँ है, वरना अगली गोली सीधा तेरी खोपड़ी में जाकर घुसेगी। सुल्तान चीखता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तभी आसमान से होते हुए एक जोरदार बिजली उसके घर के ठीक बाहर आ गिरी और पलक झपकते ही चारों ओर अंधकार छा गया। इस लाइट को भी अभी जाना था। सुल्तान का एक आदमी उस घने अंधेरे को देखते ही अपना फोन जेब से बाहर निकालने लगा। तभी एक कुल्हाड़ी सीधा आकर सिर पर लगी और उसकी खोपड़ी बीच से फटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। पापा, मैंने अंधेरे से दोस्ती कर ली है।
मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अद्वैत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी उस घने अंधेरे में बिल्कुल बिजली की रफ्तार से घुमानी शुरू कर दी। सुल्तान के आदमी उस पर पलटवार करने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें सिवाय मौत के कुछ भी ना मिलता। अंधेरे में छिपकर वार करता है, तू अब नहीं बचेगा। सुल्तान जमीन पर पड़ी हुई अपनी मशीन गन उठाकर चारों दिशाओं में गोलियां दागने लगा और कुछ ही देर में वहां मौजूद हर एक जिंदा चीज लाश में बदल गई। तू साला यहाँ मेरे लोगों के बीच मुझे ही मारने आया था। मारा गया ना अब कुत्ते की मौत। इसने कहा मैं तुझे मारने आया हूं, तू तो मुझे जिंदा चाहिए। पीछे से आई अद्वैत की आवाज सुनकर सुल्तान ने उस ओर मुड़कर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सामने आ, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सुल्तान का गुस्सा अपने बिल्कुल चरम पर था। तभी एक लोहे की रॉड सीधा उसके सिर पर आ लगी और वो अगले ही पल जमीन पर गिर गया। छिपकर वार करता है, हंटर नहीं, गीदड़ है तू। अद्वैत ने एक रस्सी उसके गले में बांधी और उसने सुल्तान को घसीटना शुरू कर दिया। छिपकर करता हूं, लेकिन अकेले करता हूं, और यही मेरी पहचान है। अब अनंत काल के लिए तड़पने का वक्त आ गया है। सुल्तान छटपटाते हुए रस्सी को अपनी गर्दन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जितनी कोशिश करता रस्सी उतनी कसती जाती। क्यों कर रहा है ये सब? बचपन की वो रात अद्वैत के दिमाग में अब भी गूंजती जा रही थी और सुल्तान को घसीटते हुए उसने अपनी टैक्सी पर बांध दिया। तू अपने भाई तक पहुंचना चाहता था ना? परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा। उसने टैक्सी स्टार्ट की और थोड़ी देर में वे दोनों अद्वैत के बंगलों के सामने जा पहुंचे। अब तक तूने जितने लोगों की जान ली, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब तू वो दर्द सहेगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। खून ज्यादा निकलने की वजह से अद्वैत के कदम लड़खड़ाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो सुल्तान के गले में बंधी हुई रस्सी को घसीटते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था। छोड़ मुझे। थोड़ी ही देर में वे दोनों खून से लथपथ एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच गए और अद्वैत ने वो रस्सी पकड़कर सुल्तान को सुरंग के अंदर लटका दिया। छोड़ना मत, रस्सी छोड़ना मत। क्या चाहिए तुझे? देख, मैं तुझे तेरे भाई के पास लेकर चला आया। उम्मीद है तू डरेगा नहीं। उम्मीद है तू पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि मेरे प्रतिशोध की आग तेरे, मेरे और हम सभी के लिए अनंत काल तक जलती रहेगी। अद्वैत का शरीर थक चुका था। खून ज्यादा निकलने की वजह से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। रस्सी अचानक उसके हाथ से छूट गई और वो एक 30 फीट गहरी सुरंग में जा गिरा। मेरी आंखें बंद क्यों हो रही है? नहीं। अद्वैत के कदम डगमगाने लगे। उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी से लाल रोशनी निकलने लगी और खून ज्यादा निकलने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। अभी खबर मिली है कि अंडरवर्ल्ड के जाने माने चेहरे सुल्तान नाजरी के घर से 100 से भी ज्यादा आदमियों की लाशें बरामद हुई हैं। उसमें से हर किसी को धारदार हथियार से बिल्कुल चीर फाड़ दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ दिन पहले रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप पर सैकड़ों लोगों को मारा गया।
और वहां भी पुलिस वालों को बिल्कुल वैसी ही तलवार मिली है जैसी उस क्रूज शिप पर मिली थी। आखिर कौन है हंटर? क्यों शहर के गुंडों में उसके नाम की दहशत फैलती जा रही है? क्या इस शहर को अपना रखवाला मिल चुका है या ये बस एक शुरुआत है उस बदलाव की जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो? और आप क्या सोचते हैं हंटर के बारे में? आप कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। शायद वो अंधेरे में चुपचाप खड़ा मेरी, आपकी और हम सभी की बातें सुन रहा हो।